स्वागत है आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म ज्ञानलॉजी 360 डिग्री चैनल में। और मैं आपके बीच लेकर आया हूं आज भारत का विशाल मैदान। तो आज आपके बीच लेकर आए हुए हैं भारत का विशाल मैदान। और भारत का विशाल मैदान से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। लगभग 20 प्रश्नों का एक संग्रह बनाया है मैंने, और ये आपको कहाँ से मिलेंगे मैंने तो पार्ट 1 में बता रखा है। आप इसका पार्ट 1 देखेंगे, ये जो है पार्ट 3 होंगे। चलिए पार्ट 3 के वीडियो उत्तर भारत का विशाल मैदान को हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो क्या लग रहे हैं आपको? यह मैदान केवल 33 सागर के ऊपर उठने से बना है, ठीक है। यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो नदियों से ढक गया है। तो क्या लग रहे हैं इन में से कौन से आपका आंसर सही होगा, बताएंगे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर सही होंगे, ठीक है। चलिए बी आंसर जो है वो सही होंगे। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर विशाल मैदान का जो व्याख्या है उस व्याख्या पे आ जाते हैं। कह रहा है कि पाठ के अनुसार उत्तर भारत का मैदान मुख्यतः 3 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से बना है। यानी कि जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से बना है। नदियों द्वारा जो बहा कर जो मिट्टी लाई गई है उसी के निक्षेप की वजह से, उसी जलोढ़ निक्षेपों की वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह निक्षेप लाखों वर्षों में जमा हुए हैं। यह निक्षेप जो है तुरंत जमा नहीं हो गए हैं, लाखों वर्षों इसके समय में लगे हैं। इसको जमा होने में लाखों वर्षों समय लगे हैं। समझ में आया? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान की लंबाई और विस्तार के संबंध में दिए गए आंकड़ों पर विचार करिए। तो दिए गए आंकड़ों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला आंकड़ा क्या कह रहा है भाई कि पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसकी औसत चौड़ाई 500 से 800 किलोमीटर है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इसका विस्तार लगभग 7 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बताएंगे कि कौन सा आपको सही लग रहे हैं आंसर, बताएंगे इसका आंसर क्या होने चाहिए। चलिए तो क्या लग रहे हैं? 1 2 या 2 3 या 1 3 या 1 2 3 सभी क्या लग रहे हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे सी। 1 और 3 सही उत्तर है। जी हाँ, कैसे सही उत्तर है जरा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो जी। पाठ के अनुसार इस मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका भाई? उत्तर भारत का मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसकी ऊंचाई, इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है, ना कि 500 से 800 किलोमीटर। इसलिए यहां पर समझेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा समझिएगा, मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की गहराई और गंगा के मैदान के विस्तार के बारे में सत्य पहचाने। जी हाँ, सत्य पहचानने के लिए बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जलोढ़ की गहराई 5000 मीटर और गंगा का मैदान सतलज से शुरू होता है। अच्छा ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है जी? दूसरा कह रहा है कि जलोढ़ की अधिकांश गहराई 1000 से 2000 मीटर है और गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता के मध्य है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सी क्या कह रहा है कि गहराई 100 मीटर है और मैदान केवल उत्तर में है। गहराई 1000 मीटर है, इसका विस्तार केवल असम में है। तो क्या होंगे आंसर? मैदान में जलोढ़ निक्षेप की गहराई
और गंगा के मैदान के विस्तार के बारे में सत्य कथन पहचानिए। तो आपने क्या पहचाना सत्य कथन? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, सही आंसर हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए इसके व्याख्या को हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या कहता है कि टेक्स्ट स्पष्ट करता है कि जलोढ़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है, मीटर के बीच पाई जाती है। साथ ही गंगा का मैदान क्षेत्रीय विस्तार घग्गर नदी पश्चिम से लेकर तीस्ता नदी पूरब के बीच स्थित है, पूरब के बीच स्थित है। तो घग्गर नदी पश्चिम में से लेकर तीस्ता नदी पूरब के बीच स्थित है। ये बातें को समझ लेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि भाबर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो क्या है? गलत है। तो इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है, ये कथन तो सत्य है। यह शिवालिक के गिरिपाद के समांतर फैला हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। यह नदी धरातल पर बहुत तीव्र वेग से बहती है, धरातल पर। यहाँ नदियां पत्थर, कंकड़ और बजरी जमा करती है। तो भाबर के संदर्भ में सी कथन जो है वो सही नहीं कह रहा है, सी कथन जो है वो गलत है, इसलिए सी ही आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे होगा भाई, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ करके समझ लेंगे। तो कह क्या रहा है कि भाबर क्षेत्र में नदी पहाड़ों से नीचे उतरते समय, भाबर क्षेत्र से नदी पहाड़ों से नीचे उतरते समय भारी पत्थर और कंकड़ जमा करती है। जी हाँ, जब नदी जब ऐसे उतरती है ना तो यहाँ पर ज़्यादा कंकड़ पत्थर जमा कर देती है, इसी को भाबर क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण नदियाँ इस परगम क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। नदियाँ इस जगह पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। वे धरातल पर दिखाई नहीं देती है, इसलिए जो है विकल्प सी जो है वो गलत होगा, क्योंकि धरातल पर दिखाई नहीं देती है। वहां कह रहा धरातल पर दिखाई देती है, नहीं, धरातल पर दिखाई नहीं देती है। चलिए तो अगला सवाल है, अगला क्या कह रहा है भाई? पांचवा, तराई क्षेत्र को अनूप क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तराई क्षेत्र को अनूप क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और यह मरुस्थल जैसा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नदियाँ सतह पर प्रकट होती है और नमी के कारण घनी वनस्पति पाई जाती है। तो यही तो आंसर हो जाएंगे। तो बी जो है वो आपका सही आंसर है। बी क्या है? वो सही आंसर है। तो यानी बी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसकी व्याख्या को पढ़कर समझ लेते हैं। भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा तराई क्षेत्र में स्थित है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा तराई क्षेत्र में स्थित है। इसे अनूप के इतिहास, अनूप इसलिए कहते हैं, इसे अनूप इसलिए कहते हैं क्योंकि भाबर में लुप्त नदियां यहाँ पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है, जिससे यह क्षेत्र दलदली और नम हो जाता है। जिससे यह जो क्षेत्र है वो दलदली और कैसा हो जाता है? नम हो जाता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का सघन आवरण पाया जाता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का जो है वो कैसा आवरण पाया जाता है? तो सघन आवरण पाया जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान में छठा प्रश्न को देख लेते हैं। बांगर और खादर मैदानों के बीच क्या मुख्य अंतर हैं? देखिए, तो इसके आंसर जो हैं वो क्या होंगे? बांगर नया जलोढ़ है और खादर पुराना जलोढ़ है। अच्छा, बांगर नया जलोढ़ है और खादर पुराना जलोढ़ है, एकदम उल्टा बोल रहा है। बांगर पुराना जलोढ़ है, मिट्टी से बना विशालतम भाग है, सही बात है। जबकि खादर नए और युवा निक्षेप है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर तो यही हो जाएंगे, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। तो बी सही आंसर हो जाएंगे जी। चलिए अब हम लोग इसके व्याख्या को पर आ जाते हैं। इसके व्याख्या क्या कह रहा है? उत्तर मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा बांगर पुराना जलोढ़ है। यहाँ तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं
और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, जो हर साल नवीकृत होते हैं। नई मिट्टी जो है, खादर मिट्टी जो है, वो हर साल नए नए बनते रहते हैं, मतलब नई मिट्टियों का निर्माण होता है, खादर। और जो बहुत पुराना हो गया है, सदियों पुराना हो गया है, वो बांगर है। इसको याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। नदी विसर्प और गोकुर झील जैसी स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? 7वां नंबर प्रश्न। केवल भाबर क्षेत्र में, तराई के दलदली भाग में, जलोढ़ मैदान में, नदियों की निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान, या ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी असम घाटी में। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, जरा बताएंगे इसके आंसर। तो इसके आंसर सही जो हो जाएंगे, इसके सही आंसर जो हैं वो क्या हो जाएंगे भाई? तो इसके सही आंसर सी हो जाएंगे। जी हाँ, क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग व्याख्या। जलोढ़ मैदानों में नदियां अपनी मंद गति के कारण कई स्थलाकृति बनाती है। मंद गति के कारण, धीमा गति के कारण, ठीक है, जिनमें बालू रोधिकाएं, विसर्प, गोखुर झील और गुफित नदियां शामिल हैं। जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झील और गुफित नदियां शामिल हैं। यानी ऐसे नदी जो गुफित हो, गुफा वाली नदियां हो। विसर्प, ठीक है, विसर्प जो इस तरह से ऐसे से बहती हो, इस तरह से विसर्प। और झील क्या है? जो इस तरह से बहते बहते यहाँ से ये कट गया हो और ये जाके यहाँ कट गया हो और ये कटा हुआ भाग इधर हो, उसे हम गोखुर झील कहते हैं। याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये स्थल कृतियां मुख्य रूप से नदियों की निक्षेपण अपर्दन प्रक्रिया का सम्मिलित परिणाम है। किसकी वजह से ऐसा होता है? तो नदियों के निक्षेपण और अपर्दन की वजह से होता है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंजाब हरियाणा के मैदान के संदर्भ में दिल्ली कटक की क्या भूमिका है? दिल्ली कटक की क्या भूमिका है? ठीक है जी, चलिए। यह इस मैदान को रेगिस्तान से अलग करता है। अच्छा, यह इसे गंगा के मैदान से अलग करने वाला जल विभाजक जैसा है। यह पंजाब की नदियों का उद्गम स्थल है। यह ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच स्थित है। तो बताएंगे इनमें से कौन से आंसर हो जाएंगे? क्या लग रहे हैं आपको इसमें से आंसर? तो यह इसे गंगा के मैदान से अलग करने वाला जल विभाजक जैसा है। कौन? पंजाब हरियाणा के मैदान और दिल्ली कटक जो है वो क्या है? वो क्या करता है भाई? गंगा मैदान को अलग करने का एक जल विभाजक जैसा है। यानी दिल्ली कटक पंजाब हरियाणा से उत्तर भारत का मैदान अलग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसके व्याख्या पर आ जाते हैं। इसके व्याख्या क्या कह रहा है? दिल्ली कटक एक उच्च भूमि है जो पंजाब हरियाणा के मैदान को गंगा के मैदान से भौतिक रूप से अलग करती है। बोला ना मैंने, तो क्या करती है? अलग करती है। यह एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। जल विभाजक के रूप में क्या करता है? काम करता है। पंजाब का मैदान मुख्य रूप से सतलज, व्यास, रावी के नदियों के निक्षेप से बना है। नदियों के निक्षेप से बना है। जी हाँ, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 9वां प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे? 9वां प्रश्न, विष्ट द्वाब आपको कौन बनाता है? कौन नदी विष्ट द्वाब बनाता है? बताएंगे। जी हाँ, तो विष्ट द्वाब क्या व्यास और सतलज नदी बनाते हैं? कौन लग रहे हैं आपको आंसर? तो इनका हो जाएगा विष्ट द्वाब जो है वो हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। व्यास और सतलज नदी बनाता है विष्ट द्वाब। एक तो मैच कर रहे हैं। एक से क्या आंसर हो जाएगा? क्या इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो आंसर 1 से ही हो गया। ठीक है, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे आंसर सही। तो विष्ट द्वाब कौन बनाता है भाई? कौन नदियाँ? तो व्यास और सतलज नदी। बारी द्वाब कौन बनाता है? तो व्यास और रावी नदी।
व्यास और रावी नदी। रेचना दोआब कौन बनाता है? तो रेचना दोआब बनाता है रावी और चेनाब नदी। और चाच दोआब कौन बनाता है? चेनाब और झेलम नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे जरूर। चलिए यहां पर हम समझ लेते हैं दोआब को। दोआब को समझ लेते हैं। दोआब दो नदियों के बीच की भूमि है। पंजाब के दोआबों के नाम उनकी नदियों के नाम के अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दोआब है क्या, ठीक है। तो दोआब जो है, दोआब किसे कहते हैं? नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच जो भूमि है, जो दो नदी, जैसे मान लो एक नदी ऐसे भाग रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, अब एक नदी ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, तो इसके बीच जो भूमि है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में विष्ट दोआब कौन बनाता है? व्यास और सतलज नदी कौन बनाता है? यानी कि व्यास नदी और सतलज नदी के बीच में जो मैदान है उसे विष्ट दोआब कहते हैं, याद रखना। बारी दोआब व्यास और रावी नदी के बीच जो बनता है उसे बारी दोआब कहते हैं। रेचना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच बनता है। चाच दोआब तो चाच दोआब कौन बनाता है? चेनाब और झेलम नदी, ठीक है। तो ये थे दोआब समझ में आ गए होंगे आपको, मुझे उम्मीद है आपको दोआब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं क्या है भाई। 10वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र के मैदान में माजुली के निर्माण का भौगोलिक कारण क्या है? माजुली एक क्या है? द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है, द्वीप है। यहाँ अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आता है, ठीक है। यह क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कि ढाल पर प्रवणता का कम होना जिससे नदी गुफित हो जाती है, ठीक है। हिमालय से आने वाली तेज धारा की वजह से यहाँ माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। तो क्या लग रहे हैं आपको आंसर इसमें से? जरा बताएंगे कि आपको इसमें से आंसर जो है वो क्या लग रहे हैं, ठीक है जी। चलिए तो क्या लग रहे हैं? ढाल प्रवणता का कम होना, जिससे ढाल जब कम हुआ इसकी वजह से वहां पर गुफित हो गई, ये नदी जो है वो क्या हो गया? गुफित हो गया, इसलिए माजुली द्वीप का निर्माण हो गया, माजुली द्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान में ढाल प्रवणता बहुत कम है। कम ढाल के कारण नदी का वेग कम हो जाता है। सही बात है भाई, जिस कम ढाल रहेगा तो नदी का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वह अपने साथ लाए गए मलबे को जमा करने लगती है। अपने साथ लाए गए मलबे को क्या करने लगती है? जमा करने लगती है। जो मलबा जो है वो एक जगह पे वहां पर जमा करने लगती है, जिससे नदी गुफित हो जाती है और माजुली जैसे नदीय द्वीप का निर्माण करती है। इस वजह से माजुली जैसे नदी द्वीप का निर्माण करती है। समझ आया जी? तो ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 11 नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है, और इसकी सीमा, राजस्थान के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है और इसकी सीमा क्या है? बताइएगा, इसके आंसर क्या होंगे। राजस्थान के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब का मैदान, सतलज यमुना तक, सतलज से लेके यमुना तक फैला हुआ भाई। सिंधु का मैदान, अरावली भारत पाकिस्तान की सीमा तक, ठीक है। कच्छ का मैदान, गिर से कच्छ तक। थार का मैदान, दिल्ली से पंजाब तक। तो इसके आंसर क्या लग रहे हैं आपको? तो इसके आंसर हो जाएंगे सिंध का मैदान, अरावली से लेकर भारत पाकिस्तान के सीमा तक। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, यानी 20 सही आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर व्याख्या को। राजस्थान के मैदान को सिंध का मैदान भी कहा जाता है। राजस्थान के मैदान को हम क्या कहते हैं? सिंध का मैदान कहते हैं। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिम भाग में, किधर? पश्चिम की तरफ, इस साइड में, पश्चिम की तरफ, पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ियों से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है। अरावली पहाड़ियों से लेकर, एक तरफ है काजी भाई साहब, अरावली पहाड़ियों से लेकर के भारत और पाकिस्तान की सीमा तक जो है वो कौन है? तो ये है राजस्थान का मैदान, याद रखेंगे।
चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गंगा के मैदान के प्रादेशिक विभाजन का सही क्रम क्या है। प्रादेशिक विभाजन का सही क्रम क्या है, तराई, भाबर, खादर। अच्छा ठीक है। उत्तरी मध्य निम्न गंगा का मैदान, उत्तरी मध्य मैदान और निम्न गंगा का मैदान क्या, राजस्थान, पंजाब और बंगाल का मैदान। अच्छा ठीक है। खादर और बांगर का मैदान। तो क्या लग रहे हैं, गंगा के मैदान के प्रादेशिक विभाजन का सही क्रम क्या है। प्रादेशिक विभाजन, यहाँ पर तराई, भाबर और खादर प्रादेशिक विभाजन नहीं होंगे, यहाँ पर एक ही प्रादेशिक विभाजन, दो ही प्रादेशिक विभाजन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो दो ठो का आंसर का एलिमिनेट कर दो, ये दोनों तो आंसर होने से रहे। तो राजस्थान, पंजाब, बंगाल का मैदान, तो ये तो होंगे नहीं, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी सही आंसर हो जाएंगे। बी जो है वो सही हो जाएंगे आंसर। उत्तरी मध्य और निम्न गंगा का मैदान याद रखेंगे। जी हाँ। चलिए अब यहाँ पर व्याख्या देख लेंगे। प्रादेशिक आधार पर गंगा के मैदान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा का मैदान जो पश्चिमी यूपी में है, मध्य गंगा का मैदान जो पूर्वी यूपी और बिहार में फैला हुआ है, निम्न गंगा का मैदान जो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो इस बातों को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और अगला यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कि सुंदरवन डेल्टा के बारे में कौन सा कथन पाठ के आधार पर सत्य है। कौन सा कथन जो है वो पाठ के आधार पर सत्य है। यह केवल सिंधु नदी द्वारा बना है, सुंदरवन केवल सिंधु नदी द्वारा बना नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। तो यही तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो यानी बी सही आंसर हो जाएंगे। बी क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो भाई, इसकी व्याख्या को देख लो। व्याख्या क्या कहता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने मुहाने पर विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। ठीक है जी। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र द्वारा असम की घाटी को किन दो उप प्रदेशों में बांटा गया है। किन दो उप प्रदेशों में बांटा गया है, बताएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र द्वारा असम घाटी को किन दो उप प्रदेशों में बांटा गया है, क्या लग रहे हैं, किन दो उप प्रदेशों में बांटा गया है। पूर्वी और पश्चिमी उप प्रदेशों में, पूर्वी और पश्चिमी उप प्रदेशों में, उत्तरी और दक्षिणी उप प्रदेशों में, या उत्तरी और निचली असम घाटी, पहाड़ी और मैदानी असम घाटी। बताएंगे इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र द्वारा असम घाटी को किन दो भागों में बांटा गया है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर सी सही हो जाएंगे। सी जो है वो क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र द्वारा असम घाटी को दो उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दो उप प्रदेशों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। उत्तरी असम घाटी और निचली असम घाटी दो भागों में बांटी गए हैं। किसे, ब्रह्मपुत्र के मैदान, सॉरी, ब्रह्मपुत्र द्वारा असम घाटी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। दोआब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लो अभी तो हमें तुरंत बताया था आपको कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो आपके तो आंसर मिल गए, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान था। चलिए इसको पढ़ना क्या है, जान ही लिया आपने। दो नदियों के बीच के पानी जल विभाजक क्षेत्र को ही दोआब कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न की ओर आ जाओ। गंगा के मैदान की लंबाई और चौड़ाई के संबंध में क्या सही है, बताएंगे। इसमें से आंसर क्या लग रहे हैं आपको। चलिए भाई साहब, गंगा का जो मैदान है उसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है। गंगा का जो मैदान है उसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और चौड़ाई 330 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा का जो मैदान है उसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और चौड़ाई 1000 किलोमीटर, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। गंगा का जो मैदान है उसकी लंबाई 7 लाख किलोमीटर है और चौड़ाई 2000 किलोमीटर है। नहीं, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। बी सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, बी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं।
क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान विशिष्ट लंबाई 1400 किलोमीटर, विशिष्ट लंबाई 1400 किलोमीटर बताई गई है और इसकी चौड़ाई शिवालिक से प्रायद्वीपीय भूमि के बीच 330 किलोमीटर है। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, क्या भाई, पंजाब हरियाणा की नदियों का सही समूह कौन सा है? पंजाब हरियाणा मैदान की नदियों का सही जो क्रम है वो कौन सा है? क्या पंजाब में गंगा, यमुना, गोमती नदी बहती है पंजाब हरियाणा में? क्या सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदी बहती है? क्या सतलज, व्यास, रावी नदी बहती है? क्या चंबल, बेतवा, केन बहती है? तो इनमें से क्या आंसर हो जाएंगे? तो इनका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। 100 का है। लाओ दे दो। इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, जरा इसकी व्याख्या को समझ लेंगे। इसकी व्याख्या कर रहा है, पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से सतलज, व्यास और रावी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। पंजाब हरियाणा के मैदान का जो निर्माण है वो सतलज, व्यास और रावी द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है, यानी लाए गए मिट्टियों से हुआ है पंजाब हरियाणा का निर्माण, मैदान का निर्माण। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। भाबर क्षेत्र का विस्तार किन दो नदियों के बीच पाया जाता है? किन दो नदियों के बीच पाया जाता है? इसके आंसर क्या लग रहे हैं बताएंगे। तो क्या सिंधु और तीस्ता नदी के बीच, क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच? तो मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया क्योंकि पहले उसी को बोल दिया। तो ये बी आंसर होंगे, बी। तो बी सही आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमसे सी लिखा गया, बी दिमाग में है और लिखा रहा है सी। चलिए कोई बात नहीं। भाबर एक संकरी पट्टी है जिसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक पाया जाता है। तो भाबर का विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक भाबर का विस्तार है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर भारत के मैदान किस भाग को चूना निक्षेप या कंकड़ अधिक पाए जाते हैं? बताएंगे। इनके आंसर क्या होंगे? खादर, क्या होंगे? खादर का मैदान या तराई क्षेत्र या बांगर का मैदान या भाबर क्षेत्र। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी इस सही आंसर हो जाएंगे, सी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर व्याख्या को समझ लेते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ से बना है और इस क्षेत्र को मृदा की एक प्रमुख विशेषता इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम युक्त चूना निक्षेप, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है, बांगर क्षेत्र को। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 20वां नंबर प्रश्न पर। जलोढ़ मैदान का स्थान तराई के संदर्भ में कहाँ है? जलोढ़ मैदान का स्थान तराई के संदर्भ में कहाँ है? तराई के उत्तर में, तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में स्थित है। तराई के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। चलिए इसके व्याख्या पर आ जाते हैं। इसके व्याख्या को समझ लेंगे। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम भाबर, तराई, जलोढ़ का मैदान, अतः जलोढ़ मैदान तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। जलोढ़ मैदान तराई क्षेत्र के कहाँ स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। इस बातों को याद रखेंगे। तो ये थे आपके उत्तर भारत का मैदान। तो आपको उत्तर भारत का मैदान कैसा लगा और इसकी व्याख्या कैसी लगी? आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नए पार्ट, यानी कि हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी लेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और नए अध्याय के साथ। थैंक यू।